वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टास्क क्या होगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बात बताता चलूँ। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बाज़ औक़ात बच्चों को इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं या कॉन्सेप्ट सही से नहीं क्लियर होता, तो इस सवाल को अटैम्प्ट नहीं कर पाते। बट इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह इस वीडियो को बेटा मुकम्मल तौर पे फुली कंसंट्रेशन के साथ देखें, अपने जितने काम है सब आगे पीछे करके। जब आप इस वीडियो को सही मायनों में आइसोलेट होकर मुकम्मल तौर पर फुली फोकस के साथ देखेंगे, आई एम गारंटीड यू इंशाल्लाह फिर आपको इस टॉपिक में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और आप लोग सबसे पहले एग्जाम में अगर ये सवाल आता भी है तो सबसे पहले ये अटेम्प्ट करने वाले बन जाओगे। तो चलिए, पहले मैं आप लोगों को इतना सस्पेंस मैंने क्रिएट कर दिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली तो अभी साल के इनिशिएटिव पार्ट के अंदर आप लोग हैं। जैसे जैसे साल गुजरेगा एग्जाम की टेंशन होना शुरू हो जाएगी और जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो उस वक्त फिर आप लोगों को प्रॉब्लम पेश आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, चैप्टर वही सेम, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। टॉपिक हमारा आज का क्या होगा? डेरिवेशन हम करेंगे बेसिकली। और ये डेरिवेशन किस नाम से आती है? वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। कहा गया कि जो जी की वैल्यू है, जी क्या होती है? जी जो है वो ग्रेविटी कहलाती है, और ग्रेविटी वो फोर्स का नाम है। ये एक ऐसी फोर्स है जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को लगती है ताकि उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर लेकर आया जा सके, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम ग्रेविटी होती है। अब वो कह रहे हैं कि साबित करो या वैल्यू ऑफ जी निकाल कर दो कि वो वैल्यू ऑफ जी जो है जब निकालोगे एट द एंड जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट को, एक ऐसी हाइट जो फ्रॉम द सरफेस परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब देखें, स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनवाऊंगा मुकम्मल तौर पे, आप लोगों को समझाऊंगा कि वहां पर एल्टीट्यूड किस तरह से आता है। अच्छा, यही सवाल एक और वे में भी पूछा जा सकता है, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। वो भी मैं लिखवा देता हूं, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। ठीक है, विथ एल्टीट्यूड। अब यहां पर विथ एल्टीट्यूड पहले इसे हम कंप्लीट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां क्या बताने लगा। देखिए, वेरिएशन कहते हैं चेंज आने को, यानी ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे किसी हाइट पर विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सरफेस पर होगा, जब उसे हम मूव अप करेंगे, किसी हाइट पर लेके जाएंगे, तो वहां पर उसकी वैल्यू के अंदर कितना चेंज आएगा। और वो चेंज एग्जैक्टली ऊपर इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि डिक्रीज होगी। इसका मतलब डिक्रीज तो होनी है, पर इस सवाल को एक और वे में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड या फिर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। ये इसकी डेरिवेशन करके दें कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होती है एल्टीट्यूड जैसे हम उसे एक हाइट पर ले जाते हैं, और ये हाइट परपेंडिकुलर होती है, तभी उसे एल्टीट्यूड का नाम दिया जाता है। डेरिवेशन है तो एग्जैक्टली सबसे पहले हम कुछ ना कुछ अजम्पशन लेंगे। तो पहली हेडिंग में डलवा देता हूं यहां पर डेरिवेशन की, या फिर आप चाहो तो इसमें प्रूफ भी लिख सकते हो। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। अच्छा, अब ये कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं? ये बॉडी एग्जैक्टली कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, यानी कोई जैसे मैं और आप भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकती है। अब यहां पर हमने सपोज कर लिया कि ये एक बॉडी है। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया कि ये बॉडी है। अच्छा, अब इस बॉडी का जो मास है वो m है। कंसिडर बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड at the surface of अर्थ। हम क्या कर रहे हैं? अर्थ के सरफेस पर इसे प्लेस्ड कर रहे हैं, यानी रख रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये मार्कर थोड़ा सा डल लिख रहा है, तो हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपके पास सिंपली अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर बॉडी मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके पास अर्थ हो गया और ये बॉडी हो गई। राइट, अब अर्थ का मास क्या होगा? लेट me बी द मास, हम सपोज कर लेते हैं let me be the mass
मार्कर चेंज करके ही लिखते हैं, लेट me बी द मास एंड re बी द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा अब अर्थ का मुकम्मल जो अर्थ है एग्जैक्टली बहुत बड़ा है, अर्थ तो बहुत बड़ा होता है, हम सभी उस पर मौजूद हैं। अब अर्थ क्योंकि बहुत बड़ा होता है उसके मास को भी आपने कैपिटल M से दिखाना है, तो इसलिए मैंने देखें जो अर्थ का मैंने मास सपोज किया, छोटा सा E जो है वो अर्थ को शो कर रहा है, जो अर्थ का मास है उसको मैंने शो किया ME से, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अजम्पशन, हमारी सपोजिशन। हम जाएंगे डेरिवेशन की तरफ। अब हम करने क्या वाले, पहले तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल g है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पर क्या होती है। जब वो अर्थ के सरफेस की हमें पता लग जाएगी, फिर हम इस बॉडी को एक हाइट पर ले जाएंगे और वहां पर भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए पहले अर्थ के सरफेस की हम बात करते हैं। अब क्योंकि अर्थ के सरफेस पर जब मैंने मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन आपको करवाई थी, वहां पर सेकंड लास्ट स्टेप आई थिंक जो मैंने एक स्क्वायर नुमा शेप एक बॉक्स के अंदर बंद करवाया ग्रेविटी के फॉर्मूले को, तो वहां पर हमने उसको डिस्कस किया था कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के सरफेस पर कितनी होती है। ठीक है, उसे हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा किसी हद तक इसको ड्राइव भी यहाँ पर करवा देता हूँ छोटा सा। देखें असल में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये हम निकालेंगे कैसे। यहां मैं लिख रहा हूं एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस कैपिटल F इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का जो वेट होगा, बॉडी का एग्जैक्टली कुछ ना कुछ मास है, इस मास पर जो ग्रेविटी फोर्स इस पर लगेगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इसे खींचने के लिए, उन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो बॉडी का वेट बन जाएगा, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और दूसरा हमें यह भी पता है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ जो फोर्स लगाएगा इस बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए, पुल करने के लिए, वो फोर्स क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस जाने पे होगी बेटा, वो एग्जैक्टली बॉडी वो ऊपर की तरफ लगाएगा, उस बॉडी पर फोर्स लगा रहा होगा, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों बराबर। जब बैलेंस करेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फार्मूला। वो हमें पता है कि एक तो बॉडी का वेट जो है वो बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को, और फिर बॉडी के वेट को आप लिख सकते हो सिंपली mg, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर क्योंकि एक बॉडी का मास है जो कि स्मॉल m है, और एक अर्थ का मास है जो कि me होगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ m से m कैंसिल अगर हमने कर लिया तो ग्रेविटी बराबर हो गई gme डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी अम्मी मत पढ़ लीजिएगा, ये GME है। G मीन्स कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ME मीन्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मास ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। ये वो ग्रेविटी है जो अर्थ के सरफेस पर रहती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होके आ गया है, वो बराबर, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब डेरिवेशन एक तरीके से अभी हम शुरू कर रहे हैं। फिलहाल हमने क्योंकि बेसिक बातें की ताकि हम इस डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू कर सकें। अब हम क्या करेंगे, सरफेस पर मौजूद बॉडी को एक हाइट पर ले जाएंगे। जब हम सरफेस पर मौजूद बॉडी को अगर एक हाइट पर ले जाएं, हम मानकर चलते हैं कि हमें इसे एक हाइट पर लेके चले गए, और ये बॉडी अब यहाँ आ गई। ठीक है, ये बॉडी अब यहाँ आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसे हम वर्टिकल हाइट भी कह सकते हैं, तो ये हाइट आ गई। ठीक है, इस डिस्टेंस पर हम लिया है इस बॉडी को। ठीक है, अब क्या होगा, फिर हम यहाँ पहले लिख लेते हैं इस बात को, जो काम हमने किया है। लेट
move up the body at height h। अच्छा, अब ये जो हाइट है एग्जैक्टली ये वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब वो अर्थ के सरफेस से जो है वो 90 डिग्री पर है, इसलिए इसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, एल्टीट्यूड इज नथिंग समथिंग एल्स। एल्टीट्यूड मींस ऐसी हाइट जो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 90 डिग्री के एंगल पर हो। तो हमने क्या किया, लेट मूव अप द बॉडी, हमने सिंपली क्या किया, बॉडी को मूव करवाया अप ऊपर की तरफ, और किस हाइट, कहां तक लेकर गए, जब बॉडी ने एक हाइट कवर कर ली, यानी जैसे मैंने h का नाम दे दिया। अब ये हाइट कितनी होगी इस पर हमने बात नहीं करनी, क्योंकि हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं, एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो मैंने एक हाइट पर लेकर गया जिसको मैंने h का नाम दे दिया। अब बताओ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर इस बॉडी तक के दरमियान का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सोचकर बताओ। मैं तो करवाऊंगा एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप लोग सोचें, और अगर गलत नहीं सोच रहे तो एग्जैक्टली ये डिस्टेंस हमें पता है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ अर्थ का जो डिस्टेंस था वो RE था, और सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर जिस हाइट पर हम उसे लेकर गए थे तो ये बराबर था h के। अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल डिस्टेंस की, तो ये अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, RE प्लस h। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, RE प्लस h। अब हम लिख लेंगे यहां पर, नाउ एक्सेलरेशन, थोड़ा सा मार्कर सही यूज करते हैं, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी मैं बात कर रहा हूं g की, एट हाइट, अगर हाइट पर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला, ग्रेविटी का फॉर्मूला हम ड्राइव करके आ चुके हैं, अर्थ के सरफेस पर GME डिवाइड बाय RE स्क्वायर था। यही फॉर्मूला हाइट पर क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला हाइट पर बन जाएगा GME डिवाइडेड बाय RE प्लस h का होल स्क्वायर। डिस्टेंस पहले फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ अर्थ तक कितना था, RE। अब डिस्टेंस टोटल हो चुका है RE प्लस h, तो आप डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो डिस्टेंस की जगह पर आप क्या लिख दोगे, RE प्लस h का होल स्क्वायर। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन से ही हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको रब करके उस डेरिवेशन को कंप्लीट करता हूं। फिलहाल मैं सिर्फ यही साइड मिटाऊंगा ताकि हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सके। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ओके राइट।